हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। अब हम अपना आज का करंट अफेयर न्यूज डिटेल में देखेंगे। तो हम पहला न्यूज देखेंगे लोकसभा बिल के बारे में, सेकंड है ओसीआई कार्ड के बारे में, थर्ड है आईबीसी अमेंडमेंट के बारे में, फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स के बारे में, फिफ्थ है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, सिक्स बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर मिशन में इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, सेवेंथ है बीएनएस के बारे में, एट्थ है एल्डर ग्रुप के बारे में, नाइन्थ हम बात करेंगे पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन के बारे में, टेंथ हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रांसफर के बारे में, 11th जो है BESZ के बारे में बात करेंगे, 12 जो है अपार आईडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, 13 जो हम बात करेंगे वो श्रेष्ठ इनिशिएटिव के बारे में, 14 जो है वो टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले न्यूज पे इन डिटेल में। तो लोकसभा बिल पास द इंडियन पोर्ट बिल 2025। बात करें तो रिप्लेसिंग द इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 बिल सीक्स टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू पोर्ट्स इन इंडिया में। की हाइलाइट्स की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड by the central government with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways as the ex officio chairperson। बात करें अगर इसके स्टेटरी रिकॉग्निशन का टू स्टेट मैरीटाइम बोर्ड तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन मेजर पोर्ट के लिए। बात करें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैंडेट करता है टू एस्टैब्लिश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी टू एडजुकेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग नॉन मेजर पोर्ट्स विथ अपील टू हाई कोर्ट में। बात करें अगर हम पोर्ट टैरिफ की तो फिक्स्ड होता है बाय बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अंडर कंपनी एक्ट 2013 का इन केस ऑफ मेजर पोर्ट्स। नॉन मेजर पोर्ट में सेम डन बाय द स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा। बात करें अगर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू पोर्ट्स एंड अल्टरिंग द पोर्ट लिमिट तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। मेगा पोर्ट्स की बात करें तो एम्पावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्पेसिफाई करता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वन और मोर पोर्ट एज अ मेगा पोर्ट। अगर हम बात करें इसके इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी कंप्लायंस के तो कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन लाइक MARPOL दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। अगर हम बात करें मेजर पोर्ट्स की तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि गवर्न होते हैं बाय मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2011 के हिसाब से 21 के हिसाब से अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। नॉन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 2013 में नॉन मेजर पोर्ट्स मैनेज हुआ था बाय स्टेट मैरीटाइम बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे जो कि है यूनियन गवर्नमेंट टाइटन्स रूल फॉर OCI कार्ड फॉर सीरियस चार्जेस ऑन कन्विक्शन के बारे में। बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इशू करता है नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। अगर हम की हाईलाइट ऑफ द नोटिफिकेशन बात करें तो OCI जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया registration can be revoked if an individual is sentenced to at least 2 years in prison or if a charge sheet is filed against them for an offensive carrying a sentence of 7 or more years of imprisonment होता है। बात करें अगर OCI कार्ड का तो इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। बात करेंगे 2015 में तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड स्कीम्स वाज मर्ज्ड विद OCI and all PIO card holder are deemed to be OCI card holder। बात करें OCI जो है is not to be misconstructed as a dual citizenship, it does not confer political rights।
क्या है ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई? तो अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, डिसअफेक्शन शो करता है टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इस केस में इट इज नेसेसरी टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ इंडिया with any foreign country or in the interest of the general public. बात करेगा बेनिफिट ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर क्या है, तो मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपर्पज के लिए, लाइफ लॉन्ग वीजास के लिए फॉर विजिटिंग इंडिया, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ फॉरेन रीजनल registration officers or foreign registration officers for any lengthy of stay in India. बात करें क्या है एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई, तो ऑल फॉरेन नेशन हु वर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 और देयर आफ्टर, वो भी एलिजिबल हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ऑन जनवरी 26, 1950 से, who belong to a territory that became part of India after August 15, 1947 से, और children or grandchild or a great grandchild of such citizen who is a minor child and whose both parents are citizen of India or one of the parents is a citizen of India's. अगर exemptions की बात करें तो इसमें कुछ exemptions भी हैं, जैसे कि who is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh या फिर other countries as a central government may by notification in the official gazette specify. अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज पे, थर्ड न्यूज पे, जो कि है आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2025 रिफर्ड करता है टू सेलेक्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट का. अगर बात करें हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 का, तो सीक करता है टू रिड्यूस डिले, मैक्सिमाइज करे वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर and introduction of new provision that follow global best practices for resolving insolvency. अब हम अगर बात करें क्या है की हाईलाइट ऑफ द बिल, तो expediting resolution in delaying in reducing delays, जैसे मैंडेटरी NCLT टाइमलाइन जो कि मैंडेट करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का टू एडमिट एन इंसॉल्वेंसी केस विद इन 14 days and approve a resolution plan within 30 days. Out of court credit initiative resolution जो कि facilitate करता है faster and more cost effective insolvency resolution with minimal business disruption. Maximize करता है value and protecting stakeholder interest को. Restore करता है corporate insolvency resolution process. NCLT can restore CIRP once in exceptional case if no resolution plan is approved or if a plan is rejected given a request from the committee of creditors. बात करें तो enhancing governance and compliance, group insolvency framework होगा जो कि इंट्रोड्यूस होता है एज अ वॉलंटरी ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क. क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, पर्पस क्या है, अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इनेबलिंग इजियर एंड एक्सेस फॉर क्रेडिटर टू ओवरसीज एसेट और स्ट्रेस्ड कंपनीज एंड अलाइन करे विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से. क्लीन स्लेट प्रिंसिपल रीइंफोर्समेंट, एंड जो ये एक्सप्लिसिटली इन्फोर्स करता है द क्लीन स्लेट प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट वंस अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड claim against the incorporate debtor and extinguished unless specified otherwise. अब हम बात करें कि IBC 2016 है क्या, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेचर फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ ऑल एंटिटीज इन इंडिया है विथ बोथ कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल्स. ये एड्रेस करता है मार्केट के imperfection and plugs the information asymmetrically, enabling the freedom to exit for commercial entities through the corporate insolvency resolution regime and entrepreneurs. ये replace करता है debtor
in possession approach with the creditor in control regime for insolvency resolution का। बात करते हैं अपने फोर्थ न्यूज पे, जो कि है इंडिया ने इम्पोज किया है पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश से। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफाई किए हैं रिस्ट्रिक्शन अंडर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1992 एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 recent trade restriction imposed by India on बांग्लादेश। रिस्ट्रिक्शन किस पे है? तो रेडीमेड गारमेंट्स एंड जूट। इंडिया ने बैन किया है एंट्री ऑफ सर्टेन रेंज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड जूट आइटम्स थ्रू लैंड पोर्ट लीविंग द निवाहासिवा पोर्ट इन महाराष्ट्र। बैन हुआ एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश ऑफ फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स etc. via land ports of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura and land custom station से। मार्च 2025 में इंडिया ने रिवोक्ड किया है द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी अंडर द 2020 एग्रीमेंट, जो कि फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेशी गुड्स थ्रू द इंडियन लैंड कस्टम स्टेशन टू थर्ड कंट्री। अदर क्या क्या दिक्कतें हैं जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में है? तो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की वजह से, जैसे चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नेक्सस विद फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग इन द कनमिंग। बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हुआ है सिंस द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम ऑफ बांग्लादेश इन 2024 से। राइजिंग रेडिकलाइजेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश इंपैक्ट करता है सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया को। बात करें अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज का, तो इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल एज फ्रॉम म्यांमार, एग्जांपल रोहिंग्या, हैज बीन कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन द नॉर्थर्न ईस्ट रीजन। रिवर वाटर डिस्प्यूट भी है, जैसे एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर, एग्जांपल तेस्ता। अब आते हैं अपने फिफ्थ न्यूज पे है, जो कि इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेट टू 8-year low of 1.55% in July 2025, measured किया गया है बाय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये शो करता है लोएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट आफ्टर जून 2017 से। बात करें फर्दर 1 ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो बेस होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से, और फूड इन्फ्लेशन stood at 1.76% in July 2025, जो कि लोएस्ट है आफ्टर जनवरी 2019 से। बात करें CPI के बारे में, तो पहले देखते हैं कि रीजन क्या है डिक्लाइन का। तो फेवरेबल बेस इफेक्ट, जो कि रिफर करता है टू इम्पैक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रेफरेंस ईयर ऑन करेंट ग्रोथ एस्टिमेट, डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन जैसे फूड आइटम्स जो है पल्सेस एंड प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। बात करें CPI के बारे में, अगर मीनिंग की बात करें, इट इज द चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड एक्वायर फॉर कंजम्पशन। सिग्निफिकेंट क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंट देखिए तो वाइडली यूज होता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में ऑफ इन्फ्लेशन, टूल फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स, डिफ्लेक्टर की तरह काम करता है इन नेशनल अकाउंट्स, इंडेक्सिंग डेयरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज। पब्लिश होता है बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस CSO ऑन 12th ऑफ एवरी मंथ। कंपोनेंट की बात कर तो 4 CPI नंबर एट द नेशनल लेवल, जैसे CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर, CPI फॉर रूरल लेबर, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। बेस ईयर ऑफ CPI क्या है? 2012। कंपैरिजन करें विद होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो WPI जो होता है कैप्चर करता है इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल एंड डिफर करता है CPI इन टर्म्स ऑफ द वेइंग पैटर्न का।
सीपीआई हैज अ लार्जर वेटेज इन सीपीआई, फूड के पास जो है वो लार्जर वेटेज है सीपीआई में, लेकिन जो फ्यूल ग्रुप्स हैं उनके पास जो ग्रेटर वेटेज है इन डब्ल्यूपीआई। अब आते हैं अगले न्यूज, 6 न्यूज पे, जो कि है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। अगर इसका लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश है। विद करंट अप्रूवल द टोटल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अंडर आईएसएम रीच हुआ है 10 इन 6 स्टेट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो अप्रूव्ड हुआ है इन 2021 विथ एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़। एम क्या है? प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले मैनेजमेंट एंड चिप डिजाइन, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। मिशन क्या है जो फोकस करता है आईएसएम? तो सेट अप चीप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैब्स, क्रिएट करें पैकेजिंग एंड टेस्टिंग यूनिट, सपोर्ट करें स्टार्टअप इन चीप डिजाइन का, ट्रेनिंग यंग इंजीनियर्स, ब्रिंग ग्लोबल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। की स्कीम्स अंडर आईएसएम की बात करें तो सेमीकंडक्टर फैब स्कीम है, जो कि प्रोवाइड करता है 50% फिजिकल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन फैब यूनिट। डिस्प्ले फैब स्कीम ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट टू सेट अप डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट का। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि प्रमोट करता है सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट अक्रॉस प्रोडक्ट डेवलपिंग स्टेज पे। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, इसका क्या है? तो सेमीकॉन प्रोग्राम implement through ISM is a flagship event that bring together global industry leader, policymaker, academia, startup and other stakeholder to drive innovation and collaboration। बात करें क्या है सिग्निफिकेंस इस मिशन का, तो टैप इंडिया राइजिंग सेमीकंडक्टर मार्केट, जो कि एक्सपेक्टेड है टू रीच $100 to $110 बिलियन बाय 2030। de-risk global supply chain और reduce करें हम डिपेंडेंसी ऑन कंट्रीज लाइक ताइवान, जहां पे 60% या फिर मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है, एंड नेक्स्ट इज चाइना एंड यूएसए। अब आते हैं अपने 7th न्यूज पे, जो कि है सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है इफ पोटेंशियल फॉर अब्यूज ऑफ सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस कैन बी यूज्ड एज अ ग्राउंड टू डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बात करें तो बीएनएस 2023 रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को। अगर बात करें सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस का, ये कवर करता है एक्ट इंडेंजरिंग सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। इसके प्रोविजन की बात करें, इफ अ पर्सन पर्पजली और नोइंगली थ्रू वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एक्साइट अटेम्प्ट टू एक्साइट secession, armed rebellion, subversion activities shall be imprisoned for life or 7 years along with a fine। exclude क्या करता है? comment expressing disapprobation of government measures or administrative action to obtain their alternation by lawful means। अब आते हैं अगले न्यूज पे, जो कि है एल्डर्स ग्रुप के बारे में। तो बात करें अगर एल्डर ग्रुप्स के बारे में, तो ये एक इंटरनेशनल स्टेट ह्यूमन एंड स्टेट मैन फॉर फर्स्ट टाइम कॉल्ड द सिचुएशन इन गाजा एज अनफोल्डिंग जीनोसाइड के बारे में है। अगर इस ग्रुप की बात करें तो फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला इन 2007 एज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबल लीडर। विजन क्या है इसमें? वर्ल्ड वेयर पीपल लिव इन पीस, एंजॉय जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। मिशन की बात करें तो इंगेज करता है विद ग्लोबल लीडर थ्रू प्राइवेट डिप्लोमेसी एंड पब्लिक एडवोकेसी
जो कि एड्रेस करता है एग्जिस्टिंग थ्रेड, इंकरेज करता है एथिकल लीडरशिप को। अगर बात करें एडवाइजरी काउंसिल की तो कंप्राइज होता है ऑफ डोनर एंड जनरल सपोर्टर ऑफ द ग्रुप। जो एल्डर टीम असिस्ट करता है द ग्रुप एंड इज बेस्ड इन द लंदन। अब बात करते हैं अपने 9th न्यूज पे है पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने शट डाउन किया है पुल ट्रांजैक्शन इन द फ्यूचर टू कर्व फ्रॉड्स के लिए। करंटली एनपीसीआई जो है यूपीआई अलाउ करता है बोथ पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन को। बात करेगा क्या है ये पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन। पुश ट्रांजैक्शन जो इनिशिएटेड है बाय पेयर थ्रू स्कैनर अ क्यूआई कोड और इंटरिंग बेनिफिशियरी यूपीआईडी टू मेक अ पेमेंट। पुल ट्रांजैक्शन की बात करें तो इनिशिएटेड बाय बेनिफिशरीज once the payer input the personal identification number the transaction get approved। एग्जांपल है चेक, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। अब आते हैं 10th न्यूज पे जो कि है शॉर्ट ट्रांसफर के बारे में। तो कैग का फ्लैगशिप शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ ₹3.69 लाख करोड़ इन सेस ओवर डिकेड्स बाय द गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं क्या है ये शॉर्ट ट्रांसफर। ये रिफर करता है टू फेलियर to transfer the full amount of collected cess to designated reserve fund में। The largest share shortfall is of oil industry development board और इसका पर्पस है टू डेवलप द ऑयल इंडस्ट्री। सेस एंड स्टैट्यूटरी लीव की बात करें तो whose proceed are earmarked for utilization towards specific purpose के लिए। बात करते हैं 11th न्यूज की जो कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है पैनल वार्न अगेंस्ट चार धाम ऑल वेदर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट इन भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में। अगर बात करें BESZ के बारे में तो इसका जो नोटिफिकेशन है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2012 विद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इन 2018। कवरेज की बात करें तो जो एरिया वो कवर करता है 4179.59 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम गौमुख टू उत्तरकाशी। जोनल मास्टर प्लान की बात करें तो मैंडेट करता है उत्तराखंड गवर्नमेंट को टू प्रिपेयर ZMP बेस्ड ऑन वाटरशेड अप्रोच और इंक्लूड करे गवर्नेंस ऑफ की एरिया जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो नोटिफाइड हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर स्पेसिफाइड इकोसिस्टम लाइक नेचुरल साइट प्रोटेक्टेड एरिया एक्सेट्रा। अब हम आते हैं अपने 12th न्यूज पे जो कि अपार आईडी के बारे में। तो सीबीआई ने मैंडेट किया है स्कूल टू यूज 12 डिजिट ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी फॉर क्लास 9-11 रजिस्ट्रेशन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट फॉर 10 and 12th ahead of 2026 बोर्ड एग्जाम। बात करें अगर अपार आईडी का, इसका जो जेनेसिस है इंट्रोड्यूस हुआ है विद द अलाइनमेंट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ऑब्जेक्टिव जो है इसका वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। मिनिस्ट्री जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है फॉर स्कूल फ्रॉम 2024 to 25 सेशन के लिए। बात करें अगर इसमें हम 13 न्यूज पे तो श्रेष्ठ इनिशिएटिव के बारे में। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है स्टेट हेल्थ रजिस्ट्री हेल्थ रेगुलेशन एक्सीलेंस इंडेक्स, श्रेष्ठ नाम है, अ नेशनल इंस्टीट्यूट टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम का। बात करेंगे श्रेष्ठ प्रोग्राम के बारे में तो प्रपोज किया गया है बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा। एम क्या है टू ड्राइव इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी अक्रॉस इंडिया इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड आर कॉन्स्टेंटली मीट। It will
It will have indices based on 5 key themes जैसे कि human resources, infrastructure, licensing activity के लिए, surveillance activity के लिए and responsiveness के लिए। अब आते हैं अपने 14th न्यूज पे जो कि है टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ने ऑन इकोनॉमिक अफेयर में अप्रूव किया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एचईपी इन सियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट का है। इंप्लीमेंटेड हुआ है थ्रू जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन NEEPCO एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ये रहा पूरा हमारा आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।